शुक्रिया सभी का जुड़ने के लिए। Now we are live on YouTube also. So we at Vikalp Sangam initiated this webinar series called Kal se Kal ki Taraf, from yesterday towards tomorrow, which explores the relevance of ideas, ideals, and principles of Indian thought leaders of the yesteryears and sees live examples of their applications manifesting around us. These will be valuable conversations, especially given the multiple crises India and the world are going through right now, and attempt to co-create a vision of a collective future. और इसके लिए हमारी वेबिनार सीरीज में हमने बातचीत शुरू की थी गांधी के साथ, और उसके बाद हमारा तीसरा एपिसोड हुआ था सावित्रीबाई फुले पर, जहाँ पर एडवोकेट निशा शियोरकर से बातचीत हुई थी। 2 एपिसोड गांधी पर रहे थे, जहाँ पे अहिंसा कॉन्वर्सेशन से रजनी बख्शी और रामचंद्र गुहा से दूसरा एपिसोड हमारा रहा था। हम ये सारी बातचीत हम चैट बॉक्स में शेयर कर देंगे इस बातचीत के दौरान भी। हम काफी सोच रहे थे कि हम अम्बेडकर पे बात करेंगे, और फिलहाल इस एपिसोड के लिए हम बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं मुकुल शर्मा का, जिन्होंने ये बातचीत करने के लिए अग्री किया। और इस बार हम बात करेंगे अम्बेडकर पर, लेकिन एक पर्यावरणीय नजरिए से, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट से, एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से हम उन पर बात करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ कल्पवृक्ष मेंबर आशीष कोठारी हैं, जो इस बातचीत को आगे लेके जाएंगे। आपकी तरफ आशीष, थैंक यू। धन्यवाद अंचल। ये जो बोल रही थी वो अंचल थी, हमारे साथ कल्पवृक्ष में है और इस सीरीज को चला रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस सीरीज को स्टार्ट करने के लिए, एंड मुकुल टू यू फॉर अग्रीइंग टू बी पार्ट ऑफ दिस। आई थिंक मे बी वी कैन टेक द पोस्टर डाउन सो दैट वी कैन हैव फुल फोकस ऑन मुकुल। तो मुकुल का इंट्रोडक्शन आई थॉट अंचल यू वर डूइंग, बट शुड आई गो अहेड एंड डू इट? यस प्लीज। ओके। तो मुकुल, खैर मेरे ख्याल से ही वोंट माइंड माई सेइंग इट कि इंट्रोडक्शन में अगर मैं कहूँ कि बहुत पुराने दोस्त हैं, दैट ऑफ कोर्स इज नॉट अ उपलब्धि इन एनी सेंस, इट इज एन ऑनर फॉर मी। बहुत दशकों से हम लोग जो हैं एनवायरमेंटल इश्यूज, और उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ कास्ट इश्यूज वगैरह का भी सिखाया है, उनसे सीखा हूँ। And so it's been a long journey for us, and it's wonderful to actually be together again, even if it's only on screen. क्या आ रहा है? हाँ। So Mukul is very well known in many circles, especially those working on social justice issues and on environmental issues. He was a journalist for a very long time, has been a writer on many issues. लेकिन मुझे खास मेरे ख्याल से अगर बोलने की ज़रूरत है तो वो ये है कि जो मुद्दे कास्ट, एनवायरनमेंट और सोशल जस्टिस को लेके जो मुद्दे बहुत दशकों से, बहुत सालों से जो है एनवायरमेंटल मूवमेंट इग्नोर कर रही थी, उस पे लाइट डालने के लिए आई थिंक मुकुल हैज बीन वेरी, इट्स probably been the person most responsible for actually trying to bring Is that it relationship in. I problem remember. from my end, Ashish, or I can't hear your voice? No, it's clear, Mukul, please. Okay, sorry. Some problem at my end. Okay. आप Now it's now. headphones लगा सकते हैं? Now I'm getting it. Now I'm getting it. Yeah, okay, all right, okay. Now I was just introducing you, Mukul. अगर बीच में problems हो तो बता दीजिएगा. So as I was saying that I think one of his earliest books called Green and Saffron was, to my mind, quite a path-breaking work, because it was looking at the relationship between communalism and to some extent caste, but especially communalism and what could be called, or what communal forces were calling green movements or environmental movements. And I think trying to sort of tease apart that the contestation between what was being claimed as environmental movements and what actually was also very communal, especially right-wing communalism. तो वो जो ग्रीन एंड सैफरन एक किताब उनकी बहुत पहले निकली थी, उसके बाद कास्ट और एनवायरनमेंट की किताब जो है वो निकली, और अभी लेटेस्ट जो है, इनफैक्ट दैट ग्रीन एंड सैफरन इज बीइंग
reprinted with a lot of additional work about what has happened since 2014. क्योंकि 2014 के बाद जो बहुत पर्यावरण और कास्ट और कम्युनलिज्म का जो मुद्दा है वो और ज़्यादा व्यापक भी हुआ है और ज़्यादा गहरा भी हुआ है और ज़्यादा पेचीदा भी हुआ है. So I think a lot of that is what's coming out in his latest book, which we hopefully will be able to see in a month or two. So with that introduction, and I think Mukul, you can also say anything else. Also, he's currently teaching, and maybe you can talk a little bit about that. And on what kind of things that you're teaching students. With that, let me start the conversation. This is going to be in the form of a conversation. I'll have a few questions, but I might also, Mukul, using the advantage of our old friendship, maybe interrupt you once in a while and seek clarifications or ask further probing questions, if that's okay with you. So we'll have this conversation for about 25 to 30 minutes, and then we'll open it up for questions from the audience. So meanwhile, अगर audience के किसी के भी अगर कुछ सवाल हो या कुछ comments हो, तो आप प्लीज Q&A या चैट मैसेज, प्रेफरेबली Q&A में डालिएगा, क्योंकि चैट से कभी कभी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है तो वो आई माइट मिस सम ऑफ दोस क्वेश्चंस और कमेंट्स. तो मुकुल ये बताइए कि पर्यावरण के मूवमेंट में, मुझे पता है क्योंकि पिछले 45 साल से पर्यावरण के मूवमेंट में लगा हुआ हूँ, at least for the first several decades, this relationship between environment and caste was neglected. और अभी भी उतना ज़्यादा शायद evolve नहीं हुआ है. And in fact, sometimes or often it's been an adversarial relationship. Those working on caste issues feel that environmentalists are not looking at what they're doing. Those working on environment don't, feel that those who are fighting Dalit battles, for instance, don't have environmental focus. तो इस माहौल में अंबेडकर के खासकर environmental views जो है वो well known नहीं है. Why do you think that is the case? I mean, Ambedkar on caste, of course, is so very well known. On communalism is well known, but on environment, not so. Why do you think that's the case? तो सबसे पहले तो धन्यवाद आशीष, विकल्प और आंचल इस संवाद और सेमिनार के लिए. आपने जो परिचय में बताया, एक लंबा साथ है हम लोगों का, और हम लोग एक दूसरे से सीखते समझते आगे बढ़े हैं और कई सालों से साथ चल रहे हैं, और उम्मीद है कि ये साथ बना रहेगा. और जैसे शायद आपने मेरे काम से कुछ अर्जित किया है, मैंने भी विकल्प, कल्पवृक्ष, आशीष और तमाम आप लोगों के काम से काफ़ी कुछ अर्जित किया है. और मेरी जो समझ और ऊर्जा या जो समझदारी है, उसमें बहुत बड़ा योगदान कल्पवृक्ष, सामाजिक आंदोलनों का, आप जैसे लोगों का, आशीष का. इस मौके पे मैं स्मितू को भी याद करता हूँ, उन जैसे लोगों का रहा है. तो बहुत बहुत धन्यवाद. माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा गले में कुछ खराश है, तो हो सकता है बीच बीच में ये व्यवधान आएगा. तो आपके आपके सवाल पर आते हुए कि आपने सही कहा कि अंबेडकर के विचारों पर काफी काम हुआ है, लेकिन पर्यावरण के क्षेत्र में उनके विचारों पर जितना ध्यान जाना चाहिए उतना ध्यान नहीं गया है. मुकुल आप म्यूट हो गए हैं फिर से. हाँ, मुकुल जी, आपका शायद हेडफोन्स या नहीं, आपकी आवाज नहीं आती है. माफ कीजिएगा दोस्तों, होपफुली मुकुल इज रीजॉइनिंग अस सून. मुकुल आ गए वापस? आ गए हैं. आई थिंक उनका ऑडियो कनेक्ट हो रहा है. क्या आवाज आ रही है मेरी? हाँ, जी जी, बिल्कुल आ हाँ रही है. बिल्कुल. मैं अभी वीडियो फिर हाँ, ऑन आप रखता आप हूँ. आप कर सकते हैं. हाँ, क्योंकि शायद उससे कुछ फायदा हो. सामान्य तौर पे तो वाईफाई ठीक चल रहा था, लेकिन आज पता नहीं क्या दिक्कत पेश आ रही है.
तो मैं कहाँ रुक गया था, मेरी आवाज कहाँ आना बंद हो गई थी? मेरी आवाज आ रही है? आशीष, आप म्यूट पर हैं। आप म्यूट सॉरी, पर अब हैं मैं म्यूट पे नहीं, आप मुकुल ये कह रहे थे कि ये सही है कि अंबेडकर और पर्यावरण के विचार के बारे में जो है ठीक जानकारी कमी ठीक है, देन यू गॉट लॉस्ट। सो ठीक है। लेट्स ट्राई पुटिंग योर वीडियो ऑन अगेन। एक्चुअली मैं अपना बंद कर देता हूँ बिकॉज मोर इम्पोर्टेंट टू हियर एंड सी यू। ठीक, आप देखते हैं फिर से एक बार ट्राई कैसे। कर लीजिए, अगर नहीं होता है तो फिर उसको बंद कर हाँ दीजिए। हाँ, ठीक है। जी। ठीक है। जी प्लीज कैरी ऑन। हाँ, तो अंबेडकर के विचारों पर जितना ध्यान जाना चाहिए था, उतना पर्यावरण आंदोलनों का, अकादमिशियनों का, कार्यकर्ताओं का नहीं गया। इसके कई कारण हैं। एक कारण तो ये हो सकता है कि आई वुड से दैट द overwhelming caste blindness of much of environment thought in our country. और ये caste blindness also especially regarding Dalit voices and visions. And you know, we all know that Ambedkar was a Dalit. और ये उम्मीद थी कि जैसे जैसे अकादमिक या राजनीतिक क्षेत्र में अंबेडकर के महत्व का संज्ञान बढ़ेगा, वैसे वैसे शायद पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य में भी उन पर विचार विचार किया जाएगा। लेकिन वन गॉट एक्चुअली अपॉइंटेड इवन ऑन दिस अकाउंट। तो एक तो ये कारण हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि हमारे देश के जो कई पर्यावरण लेखक और विचारक रहे हैं, उन्होंने ऐतिहासिक तौर पर अपनी प्रेरणा की खोज गांधी जैसे चिंतकों के बीच में की है। उन्होंने आज के पर्यावरण समस्याओं के समाधान के लिए गांधी के औद्योगिकरण जैसे विचारों पर, या गांधी ने जो पश्चिमी विज्ञान, तकनीक और शहरीकरण के बारे में विचार रखे थे, उनके जरिए अपनी प्रेरणा ज्यादा ग्रहण की है। और यूं कहा गया है, जिसमें सच्चाई भी है, कि गांधी के विचार हमारे पर्यावरण संतुलन की जो समस्याएं हैं और जो चुनौतियां हैं, उसके उसको ज्यादा तौर पे ध्यान में रखती हैं। गांधी के साथ साथ आप देखिएगा कि यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू और हाल में इंदिरा गांधी तक को पर्यावरण और ऐतिहासिक नजरिए से देखने की कोशिश की गई है। लेकिन इसके बरक्स गांधी, नेहरू, इसके बरक्स अंबेडकर के विचारों की अवहेलना हुई है, अनदेखी हुई है। तो एक तो कारण ये हो सकता है कि यदि आप महात्मा गांधी या नेहरू पे बहुत ज्यादा संकेंद्रित हैं, उन पर ही आपका ध्यान टिका हुआ है, तो आपका ध्यान किसी और दूसरे शख्स की तरफ या व्यक्तित्व की तरफ नहीं जा पा रहा है। तीसरा कारण ये हो सकता है कि आई वुड से दैट इंडियन एनवायरमेंटलिज्म हैव हैड significant ideological and political connection with community, and community and sometimes caste supremacy. ये कोई संयोग की बात नहीं है कि some of our early and very very remarkable environmentalists, such as Madhav Gadgil, such as Vandana Shiva, were also romantic proponents of caste and community. And this kind of a strand of environmentalism, in spite of their relevance, deep relevance in some other areas of environmentalism, actually demonstrated an implicit yearning for, I would say, Brahmanical Hindu religion and tradition and culture, and actually valorized uncritically the community, the social order, conservation, and ideas of unity. They also established an ecological significance of caste, and argued that caste system effectively and successfully organized the distribution of natural resources, leading to their sustainable use.
सो ये कारण हो सकता है। दलितों के नजरियों से यदि आप देखें, दलित आंदोलन, दलित वैचारिकी के नजरिए से आप देखें, तो इस अनदेखी का एक कारण ये है कि जो जाति विरोधी आंदोलन है और जो पर्यावरण आंदोलन है, जो दलित तत्व है और जो पर्यावरण तत्व है, इन दोनों के बीच में ऐतिहासिक तौर पर गहरा तनाव रहा है। आप गेल ऑम्बेद का बहुत ही प्रसिद्ध एक छोटा सा लेख याद कीजिए, जिसमें इस तनाव के बारे में कई दशक पहले चर्चा की गई थी। अ, देखिए, जो पर्यावरण है उसका मकसद ये कहा जाता है कि वो मानव, गैर मानव, जैविक, गैर जैविक, इन तमाम तत्वों के आपसी संबंधों का अध्ययन करता है, उसकी इच्छा भी करता है। लेकिन जो हमारा दलित और जाति विरोधी आंदोलन है, वो ऐतिहासिक तौर पर जो सामाजिक विभेद है, जो सत्ता है, जो जाति वर्गीकरण है, जो जन्म आधारित गुलामी है, जो मानवीय अस्तित्व का नकार है, उस बारे में जूझता रहा है। वो सामाजिक न्याय को आज और अभी के रूप में खोजता रहा है, और वो ये तर्क देता रहा है कि दलितों के वर्तमान और भविष्य को समुदाय या भविष्य के तर्क के नाम पर नहीं नकारना चाहिए, और पूंजी या विकास के नाम पर नहीं नकारना चाहिए, और उनको अभी सदियों से सताई हुई इस समुदाय को अभी न्याय मिलना चाहिए। तो ये एक हो सकता है कि दलित और जाति विरोधी आंदोलनों का अभी और आज का न्याय, विकास का न्याय, समुचित विकास, और जो वर्गीकरण के खिलाफ जो उनका आंदोलन है, उस पर जो ज्यादा झुकाव रहा है, उस कारण उसकी अवहेलना हुई है। तो इन कई कारणों से मुझे लगता है कि अंबेडकर के विचारों को जैसा महत्व पर्यावरण आंदोलन में मिलना चाहिए, वो दोनों ही तरफ से, राइट। पर्यावरण आंदोलन की तरफ से और दूसरी तरफ से जाति विरोधी और दलित आंदोलन की तरफ से नहीं मिला है। जी आशीष। थैंक्स। बिल्कुल नहीं, आपने विस्तृत में ये समझाया। दैट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मेरे लिए भी ये कुछ नई समझ है, तो दैट्स ग्रेट। तो ये इस संदर्भ को रखते हुए मे बी यू कैन ऑल्सो गिव अस अ ब्रीफ आइडिया ऑफ व्हाट आर द मेन पॉइंट्स दैट, व्हाट आर द मेन थिंग्स दैट Ambedkar brought out in his writings or in his sayings or in what he did about environment, and how did he link that also with the struggle against casteism or against Brahminical religions, etc. So maybe तो the sort of crucial points that you can या सो direct us to. हाँ, ये थैंक्स आशीष। Time is short, so and this is a slightly detailed topic, so I would like to actually just touch upon some brief point here. Uh, just to Ambedkar actually has a very, very monumental work that is titled The Buddha and His Dhamma. Actually, it's a long study on the fundamentals of Buddhist thoughts. उसमें एक बड़ा दिलचस्प अध्याय है, एक लंबा अध्याय है, जिसका शीर्षक है सिद्धार्थ गौतम, हाउ ए बोधिसत्व बिकेम द बुद्धा। और उस अध्याय में हम बहुत विस्तार में अंबेडकर बताते हैं। एक लंबी कहानी है, उसको मैं यहाँ पे बता नहीं पाऊंगा, केवल आपको संदर्भ दे रहा हूँ कि रोहिणी नदी और उसके पानी को लेकर के दो राज्यों के बीच में युद्ध की नौबत है। सिद्धार्थ गौतम युद्ध के खिलाफ अपनी बात रखते हैं। सिद्धार्थ जब संघ में इस पर मतदान होता है तो वो मतदान हार जाते हैं। तो युद्ध को रोकने के लिए और अपने परिवार को बहिष्कार से बचाने के लिए सिद्धार्थ ये प्रस्तावित करते हैं कि वो परिव्राजक बन जाएंगे और देश छोड़ देंगे, एक तरह से वनवास ले लेंगे, और इस तरह से वो युद्ध रोका जाता है। मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि अंबेडकर का जो ये बुद्ध है, इन हिज फर्स्ट
boots of social conscience actually take a stand during a conflict over water rights. He is passionately against war over river waters and calls for a thorough investigation about the distribution of water between two kingdoms. और वो अपने परिवार और फैमिली घर का बलिदान करके पानी पर जो संघर्ष और युद्ध की नौबत थी उसको रोकने की कोशिश करता है। तो मैं ये उदाहरण इसलिए दिया कि क्या आपने अपने पर्यावरणीय अध्ययन में, पर्यावरणीय किताबों में, पर्यावरण के अकादमिक जगत में इस तरह के जो अंबेडकर के अनुभव हैं और लेखन हैं उसकी कभी झलक देखी है? शायद नहीं देखी होगी। क्या आपने अपने पर्यावरणीय अध्ययन में जो अंबेडकर का महार सत्याग्रह था, महार सत्याग्रह और मनुस्मृति को जलाने का जो आंदोलन था, जो अंबेडकर और दलित आंदोलन का एक मुख्य साइन पोस्ट कहा जा सकता है, क्या उसकी आपने कभी चर्चा देखी है? तो शायद नहीं देखी होगी। तो इस दो उदाहरण के बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि अंबेडकर के पर्यावरण संबंधी विचारों को समझने के लिए आपको अंबेडकर का गांव के, जमीन के, कृषि के, पानी के, समुदाय के, उद्योग, तकनीक और विज्ञान के जो विशद विचार हैं उस पर ध्यान रखना होगा और उससे उनकी आपको पर्यावरण परिप्रेक्ष्य की जानकारी लेनी होगी। जैसे कि वाटर कॉन्फ्लिक्ट और गौतम उसका मैंने उदाहरण दिया। अब अंबेडकर पानी के सवाल पे अपने व्यक्तिगत और राजनीतिक जीवन में कई अनुभव बताते हैं और कई तरह के परिप्रेक्ष्य सामने रखते हैं। आप जानते हैं कि हिंदुज्म में, हिंदू धर्म में पानी को लेकर कई तरह के विचार, मूल्य और अवधारणाएं हैं। अंबेडकर बार बार पानी के बारे में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म के जो विचार और व्यवहार हैं उनसे जूझते रहे हैं। आप यदि अंबेडकर की जो प्रसिद्ध बायोग्राफी है, धनंजय कीर द्वारा लिखित है, उसके कुछ पन्ने उल्टाएंगे तो आपको ऐसे दर्जनों संदर्भ मिलेंगे जहां अंबेडकर इन हिज पर्सनल एंड पॉलिटिकल लाइफ इज डीलिंग विद द इश्यू ऑफ वाटर। For Ambedkar, water had a definite caste, as it turned polluted as soon as Dalit oblique Ambedkar touched the water. तो पानी जाति के बंधनों से कैसे मुक्त हो, ये अंबेडकर के पूरे जीवन यात्रा का एक लगातार कंसर्न था। अभी मैंने उल्लेख दिया महार सत्याग्रह का और मनुस्मृति जलाने का, और ये कहा कि they have been the signpost of Dalits and Ambedkar struggle with water. अब महार सत्याग्रह क्या था? महार सत्याग्रह के केंद्र में अनटचेबल्स का जो सार्वजनिक जलाशयों में, सार्वजनिक पानी के स्रोतों में पानी लेने का जो अधिकार होता है, उस अधिकार की मांग थी। That was the core of the महार सत्याग्रह, which was also combined with the burning of मनुस्मृति। तो अभी आशीष ने पूछा कि वो कैसे अपने पर्यावरण के विचारों को हिंदू ब्राह्मणवादी धर्म के साथ जो संघर्ष है उसके साथ जोड़ रहे थे। तो महार सत्याग्रह इज वन ऑफ द की एग्जाम्पल। पानी पे ही चले कि उनके बातों को पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य से कैसे देखा जा सकता है। तो अंबेडकर ने अपने जीवन काल में जो पानी की नीति हो सकती है, और पानी की नीति पर कई लोगों ने बड़े गहरे काम किए और हो सकता है आप लोगों का ध्यान गया हो, तो जो नए देश का, स्वाधीन होने वाले देश की जो जल नीति का निर्माण हो सकता है, उसमें किस तरह की नीतियां हो सकती हैं, किस तरह के एक्शन प्लान हो सकते हैं, स्वामित्व का क्या सवाल होता है, राज्य का क्या सवाल होता है, जो अंतरराज्यीय पानी विवाद है उसमें किसकी क्या भूमिका होती है, इन तमाम चीजों पर अंबेडकर ने बात की है, जिसका काफी आज भी प्रासंगिक संदर्भ है। पानी के सवाल पे अंबेडकर वाज ऑलवेज फॉर ए रीजनल अप्रोच इन टैपिंग द रिवर वाटर्स।
इस बैकग्राउंड में his efforts towards initiating, I would say, Damodar River Valley Project, Son River Valley Project, Hirakund project were quite new and challenging to his times. Opening up, actually, आप सोचिए 1940 के दशक के अंतिम सालों का, this was quite an unexplored field of planning, scientific knowledge, social ecology, the role of economy and state in managing the river water, interstate water. ये है अंबेडकर की कई लेखों और प्रसंगों में आप देखेंगे कि he was time and again emphasizing the importance of conservation of water. और पानी के सवाल हटा दीजिए तो land and agriculture was crucial in Ambedkar thought for transformation of Indian agrarian system. उनके शुरुआती राजनीतिक जीवन से लेके अंतिम काल तक अंबेडकर कई प्रकार से विस्तार में लैंड होल्डिंग, लैंड रेवेन्यू, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, लैंड रिकॉर्ड और फॉरेस्ट लैंड के सवालों से जूझ रहे थे फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ लैंडलेस फार्मर्स एंड अनटचेबल. Ambedkar's focus on land ownership, I would say that developed and strengthened the major strength of Indian agrarian tradition, जिसको बाद में जो भारत का लेफ्ट है, जो वाम राजनीति है, उसने इनहेरिट किया. बट और अंबेडकर उसके बियॉन्ड गए. सो वातनदार सिस्टम था महाराष्ट्र में उस समय, जो उस समय की बॉम्बे प्रेसिडेंसी में खोटी सिस्टम था, उसके खिलाफ अंबेडकर के आंदोलन, मीटिंग, प्रस्ताव, लेजिस्लेशन, ये तमाम चीज ये बताते हैं कि अंबेडकर के विचारों को पर्यावरण के संदर्भ में कैसे आगे ले जाया जा सकता है. दूसरा, और मैं यहाँ पे करके फिर अंत करूंगा जिससे आप अपना सवाल पूछ सकें, कि अंबेडकर के विचारों को पर्यावरण के संदर्भ में समझने के लिए आपको उनके जो गांव और समुदाय संबंधी विचार हैं, विलेज एंड कम्युनिटी, central to, I would say, central to Ambedkar's relationship with the natural resources was the way in which he perceived the Indian villages and the community, which, according to him, together actually imposed very severe control on nature and human labor. आप जानते हैं कि ये गांव और समुदाय का जो कॉन्सेप्ट है, इसका भारतीय पर्यावरण विचार परंपरा पर कितना गहरा प्रभाव रहा. गांधीवादी विचार से जुड़कर या उससे स्वतंत्र भी हमारे पर्यावरणवादी विचारों में भारतीय गांव का एक खास तरह का रोमानीकरण किया गया है. उसको परंपरा का, शांति का, सौहार्द का, संसाधनों के संतुलित संयोजन का एक परिदृश्य माना गया है. उसी आधार पर शहरी विकास और शहरीकरण की भी आलोचना की गई है. यदि संदर्भ में आप अंबेडकर के गांव और समुदाय संबंधी विचारों को देखें तो आपको एक अलग तस्वीर नजर आती है. हो सकता है कि गांव हमारे सुंदर हो सकता है कि बड़े सौहार्दपूर्ण और शांतिमय हो, जहां पर्यावरण का संतुलित विकास होता है. लेकिन अंबेडकर और पेरियार और ज्योतिबा फुले यदि भारतीय गांव का एक अलग चित्रण करते हैं और भारतीय गांव को वर्किंग प्लांट ऑफ हिंदू सोशल ऑर्डर बताते हैं, जहां हिंदू सोशल ऑर्डर इज इन ऑपरेशन इन फुल स्विंग, तो आपको अपने पर्यावरण विचारों में उसके बारे में सोचना तो होगा, एक बार नजर तो डालनी होगी. और इसी तरह अंबेडकर offered a very critical perspective on community and the meaning of community in a caste society and what it should look like for untouchables in a democratic society. अंबेडकर के हिसाब से Hindu society is not a community but a collection of caste. And in fact, Ambedkar, against this concept of environmental concept of community, was attempting to find a new community
What was conversion? Conversion was proposed by him as one of the means for searching and building a new community for and untouchables. So ये कई चीजें हैं गांव को लेके, समुदाय को लेके, पानी, जंगल, कृषि और भूमि, जिस पर अंबेडकर के विचार हमारे पर्यावरणीय परंपरा के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ हो सकते हैं। यदि आप मुझे समय दें तो मैं 1 मिनट और इस बात को बढ़ा दूं। जी हाँ, एक दो और सवाल हैं, पर प्लीज प्लीज नहीं, आप खत्म कीजिए इसमें। हाँ, तो देखिए, अंबेडकर, when Ambedkar was trying to understand nature, his backdrop was Hindu caste system, and Ambedkar actually, at a deeper philosophical level, fundamentally questioned the Brahminical Hindu understanding of nature and its laws. उनके हिसाब से प्रकृति में और समाज में कोई भी चीज स्थिर, सनातन, स्वर्गिक और नैसर्गिक नहीं है। He actually wanted to destroy this so-called naturalness and the sacredness and divinity of the nature and the natural and the social order, with which, caste was very heavily invested. और वो समाज को या प्रकृति को एक हरी, निरंतर, सतत संरचना के रूप में नहीं देखते थे। वो उसको एक फिजिकल कंटिन्यूटी के रूप में नहीं देखते थे। उनके हिसाब से प्रकृति में, प्राकृतिक पर्यावरण में और समाज में हर चीज बदलनी चाहिए, और ये परिवर्तन जो है समाज और प्रकृति का नियम होना चाहिए। और इस हिसाब से अंबेडकर ने अपना एक, आई वुड से, ही हैड एन एग्रेरियन विजन, एन इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल एग्रेरियन विजन। और उस एग्रेरियन विजन के क्या क्या बिंदु थे, एक बार मैं फिर से दोहरा दूं। उस एग्रेरियन विजन का पहला बिंदु था द डीप रूटेड एस्पिरेशंस ऑफ Dalits and lower castes to land ownership and land reforms. दूसरा बिंदु था कि पानी को, जो हमारे स्वामी हैं, उनके चंगुल से मुक्त करना। वो स्वामी सवर्ण के रूप में है, वो स्वामी दबंग के रूप में है। दूसरा बिंदु ये था। तीसरा बिंदु ये था कि जो दलित हैं, वो कैसे प्राकृतिक समाज में एक हिस्सेदारी के रूप में, एक आज़ादी के एहसास के साथ, एक सामाजिक और राजनीतिक न्याय के साथ जुड़ सकें। और ये जो विचार था कि फ्रीडम फ्रॉम इन्वायरमेंटल इनइक्वालिटीज, चाहे वो पानी का हो, जमीन का हो, अन्य प्राकृतिक संसाधनों का हो। सो फ्रीडम फ्रॉम इन्वायरमेंटल इक्वालिटीज, ये एक ऐसा विचार है कि जो पर्यावरण न्याय आंदोलनों का सारी दुनिया में और हमारे देश में एक मुख्य विचार रहा है। तो मैं तो कहूँगा कि अंबेडकर के कई पर्यावरण विचार, जो हमारा इन्वायरमेंटल जस्टिस मूवमेंट है, उसके साथ काफी करीबी से जुड़ा रहा है। आशीष, आप। थैंक्स मुकुल। आई एक्चुअली अभी मुझे लग रहा है कि शायद ये 2 घंटे की चर्चा हमें फिक्स करनी चाहिए थी, बहुत ही because I think the complexities and the nuances that you're bringing in certainly need more time. But anyway, this is a beginning. Hopefully we can have another conversation. या हमारे जो लोग सुन रहे हैं वो आपसे भी डायरेक्टली संपर्क करके, in case they want to pursue it more, I'm sure you'd welcome that. So just pursuing that line again, the issues that you have just raised and the sort of inextricable connection between social inequality, casteism, gender, of course, also, and environment in whether it's in village or I would say actually even in cities. इसको अगर थोड़ा हम pursue करते हैं, और जो एक तरह से modernity, industrialization
अर्बनाइजेशन का एक जो या तो उन्होंने कहा या उनको इंटरप्रेट करके जो एक तरह से थ्रस्ट किया गया, जिसकी वजह से वी हैव interesting institutions like the Dalit Chamber of Commerce arguing that capitalism is actually a good thing for Dalits, industrialization is a good thing for Dalits, urbanization is a good thing for Dalits. But we know, of course, how destructive that is for the environment and also for those most directly dependent on the environment, especially Adivasis, but also Dalits themselves. तो ये जो एक विरोधाभास लगता है, how much of that actually emerges in Ambedkar himself, or how much of it is coming from so-called followers of Ambedkar? And maybe just a quick quote, which also links to the question that has come in Q&A about Ambedkar's views on Adivasis. This is from his submission to the Simon Commission, which was looking at the issue of voting, no franchise, where talking about, he said Dalits should be getting, of course, franchise rights, but with tribals, he said the Aboriginal tribes have not as yet the political sense to make the best use of their political opportunities. Sure. And they may easily become mere instruments in the hands of majority or minority and thereby disturb the balance without doing any good for themselves. Now, this kind of a view, I don't know whether he subsequently changed it or not, but it seems to go against the notions of how, for instance, Adivasis have been living in relative harmony with the forest, not complete, but relative harmony with the forest. तो ये जो एक ये भी विरोधाभास जो एक लगता है, इसके बारे में थोड़ा आप बताइए। हाँ, देखिए, अंबेडकर के विचारों में अंतर्विरोध और विरोधाभास भी देखा जाना चाहिए। और जब हम अंबेडकर और आधुनिकीकरण, आधुनिकतावाद, मशीन, औद्योगिकरण, इन तमाम चीज़ों को जोड़ के देखते हैं तो उन विरोधाभासों की तरफ भी हमारा ध्यान जाता है। और अंबेडकर, you rightly said that Ambedkar has also been criticized for his and it's being argued that he drew heavily on the West for his inspiration, and again in contrast with Gandhi and so on and so forth. तो सबसे पहले तो एक है कि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। विरोधाभास एक बात है, लेकिन इसकी गहराई में जाना और थोड़ा जटिल, चीजों को जटिलता के साथ देखने की चुनौती पेश करता है। सबसे पहले तो ये कि the way Ambedkar wrote extensively on land, agriculture, water, he also wrote extensively on industry, science, technology, modernization, urbanization, development, planning. तो ये एक विशद उनका रचना संसार है। और आप जैसा जानते होंगे कि he also participated actively, directly in the formulation of an objective and strategy of a post-war economic plan, planned development of water and electric power. तो देखिए इसमें क्या है कि यदि इसको हम एक ऐतिहासिक संदर्भ में देखें, so broadly speaking, in early 20th century and well into post-independent era, Dalits were totally outside the ecological space and also intellectual universe. वो शिक्षा से, उद्योग से, रोजगार से, तरक्की से, हर चीज से जुड़ा थे और अलग थे। Industrial exploitation of nature for many Dalits, including Ambedkar, actually involved better utilization of their labor. And ये एक ऐसा अवसर था जो गैर दलितों को भी उपलब्ध हो रहा था, लेकिन दलितों के लिए इसकी एक अलग सामाजिक संदर्भ था। दलित्स एक्चुअली शहरों में जाना, काम करना, शहरों में रोजगार ढूंढना, नए रोजगार ढूंढना ज्यादा पसंद करते थे और करते हैं, because they were finding less vulnerable to atrocities and pollution that they were experienced in the village.
और इस संदर्भ में भी see a new emergence of the understanding of Dalit development and environmental thought. संदर्भ में हम देखते हैं कि अंबेडकर questions the idea of this return to nature within quote. This is Ambedkar word, return to nature. वो कहते हैं कि return to nature implies a rejection of material production and a merging of society and nature. वो कहते हैं कि अनटचेबल्स के पास अपने एग्जिस्टेंस और डेवलपमेंट के लिए सबसे जरूरी है उसके श्रम का मुक्तिकरण, उसके श्रम का औद्योगिकरण। वो कहते हैं कि द मेन थिंग दैट डिस्टिंग्विशेस देम फ्रॉम हाई कास्ट टचेबल्स आर प्रिसाइजली द पॉसिबिलिटी ऑफ लेबर एज इंडिविजुअल एंड सोशल यूनिट इन इंडस्ट्रियल एंड अदर न्यू सेटअप। तो अंबेडकर के लिए, फॉर अंबेडकर, द अनटचेबल लेबर थ्रू द एजेंसी ऑफ इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन, they actually, according to him, they get in a reciprocal relationship with nature through the industry. इससे उनका श्रम जाति के चंगुल से मुक्त होता है। वो कहते हैं कि इससे एक सकारात्मक प्रतिक्रिया होती है, द पॉजिटिव वन रिगार्डिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ फुलफिलिंग इंडिविजुअल्स मटेरियल एंड स्पिरिचुअल नीड्स, और दूसरा है निगेटिव वन, जिसकी इस प्रक्रिया के पूरे होने से दलितों के लिए जो एंट्री और वर्क का जो बैरियर है वो टूटता है। तो यदि आप औद्योगिकरण को, आधुनिकीकरण को, उद्योगों को दलितों के श्रम के मुक्तिकरण के संदर्भ में रखकर देखें, आप देखें कि इससे जो दलितों को एक पहचान मिलती है जो कि जाति के पहचान से जुदा है, जो कि इसमें चार बातें वो कहते हैं। मैं इसको, कई चीजें हैं इसलिए मैं थोड़ा गड़बड़ हो रहा हूँ। वो कहते हैं कि देयर आर क्रूशियल मोमेंट्स इन द इंटरेक्शन ऑफ बिटवीन मैन, मशीन एंड मॉडर्निटी। वन इज that is the untouchables identity, since the work is at the same time their signature of introduction, freedom and movement. That is the first. Second, their intermediation, since here one is accomplished by the touch of the other. आप जाते हैं काम पे तो कोई आपको स्पर्श करता है, आप किसी को स्पर्श करते हो। और तीसरा कहते हैं कि द अनटचेबल लेबर, individual and collective transformation, since labor and work generates the fulfillment of basic human needs. और चौथा कि ये मशीन ह्यूमन मॉडर्निटी के चेन में एक ऐसी प्रक्रिया तैयार होती है जिससे लाइफ चेंजिंग प्रोसेस कहा जाता है, जो कि थ्योरी और प्रैक्टिस में अनलिमिटेड हो सकती है। तो इन संदर्भों में आप उन विचारों को रख के देख सकते हैं जिसकी प्रासंगिकता है। ये जरूर है कि अंबेडकर अपने दौर में, अपने समय में इस औद्योगिकरण के बढ़ते हुए खतरे को नहीं भांप पाए। उसका क्या रूप आने वाले दशकों और सालों में प्रकट होगा और वो प्रकृति और पर्यावरण के लिए कितना विध्वंसकारी साबित होगा, उस नजरिए से वो दलित श्रम का मूल्यांकन नहीं कर पाए। लेकिन जाति और जाति श्रम के संदर्भ में, जिसमें नए उद्योग, नई संरचना, नए स्किल जो नई संभावनाएं प्रस्तुत करते हैं, उस संदर्भ में वो मॉडर्निटी और डेवलपमेंट की व्याख्या करते हैं। तो इस रूप में मैं इसको देखता हूँ, और मैं देखता हूँ कि इंस्टेड ऑफ summary rejection of Ambedkar's view on modernity and development, we should get into the more nuanced understanding of environment, economy, development, and the possibilities of Dalit labor
and the freedom that it provides and the liberation that it provides to Dalit labor. No, absolutely. I think maybe if I could just add there from what I'm hearing you saying is that I think we tend to also place people like Ambedkar and Gandhi on a pedestal, and then we say everything is fantastic or everything is horrible. और वो जो नुआंसेस हैं उनके खुद के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में क्या बोले हैं उस कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए आज की परिप्रेक्ष्य अलग है उस वक्त की वो सब करना बहुत जरूरी है बट वो हमारे मेरे ख्याल से इंटेलेक्चुअल एंड एक्टिविस्ट लेजीनेस में शायद हम नहीं कर पाते हैं उतना जितना कि करना चाहिए. So Hastai has asked a similar question to what I just said, but I think in some sense you've already said it. Ki, the second call of Ambedkar to go to cities, but urbanization has been destroying environment, whereas Adivasi communities have struggled to save the environment. So how do we connect these views? I think to some extent you've already said that we need to take a much more nuanced view, and the extent to which urbanization and industrialization could cause the kind of havoc it is causing. Of course, he would not have been able to predict that at that time. One last point I want to make, and then there's a question by Vishwajit, which I'll just get to. Vishwajit, just give me a second. वो ये है कि अभी अगर मान लीजिए एनवायरमेंटल मूवमेंट अभी अंबेडकर होते तो एनवायरमेंटल मूवमेंट को जिसमें कि मैं अर्बन एनवायरमेंटल मूवमेंट भी जोड़ रहा हूँ और यू नो ग्रास रूट्स लाइवलीहुड मूवमेंट्स फॉरेस्ट राइट्स मूवमेंट्स वो सब उनको क्या संदेशा दे रहे होते एक दो मुख्य संदेश क्या दे रहे होते नो जो मैं सोच पा रहा हूँ आशीष दो तीन चीजें तो एकदम ही मतलब सामने आती हैं कि जब हम आप जैसे आपने कहा कि अर्बन इन्वायरमेंट रूरल इन्वायरमेंट मूवमेंट इनिशिएटिव तो हम अपने पर्यावरण आंदोलन में वी आर आल्सो गोइंग थ्रू एंड इन द एनवायरमेंटल जस्टिस डिस्कोर्स वी आर गोइंग थ्रू दिस एक्सपैंडेड सेट ऑफ जस्टिस डिस्कोर्स. कई तरह के जस्टिस डिस्कोर्स सामने आ रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं एक दूसरे से गुत्थम गुत्था कर रहे हैं और व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पे न्यायों की कैसे और विस्तृत व्याख्या हो सकती है उसको स्वीकार करने की कोशिश कर रहे हैं. तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि अंबेडकर के नजरिए से रिकॉग्निशन मान्यता स्वीकार कि भाई देयर इज ए डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट और क्रिटिकल अप्रोच of Dalit towards the justice discourse in the context of environment. That recognition, इस मान्यता को, इस स्वीकृति को, इसके कई स्ट्रक्चरल एलिमेंट हो सकते हैं कि वो ऐसा हुआ, इतिहास में क्या हुआ, उनको कैसे उनके डिस्टिंक्ट और डिफरेंट एक्सपीरियंसेस को कैसे स्वीकार किया जा सकता है. और ये केवल डिस्ट्रीब्यूशनल नहीं है. दिस इज नॉट ओनली अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशनल एस्पेक्ट. रिकॉग्निशन का एस्पेक्ट डिस्ट्रीब्यूशनल एस्पेक्ट के साथ भी है और उससे अलग भी है, उससे बियॉन्ड भी है, उससे बड़ा भी है. तो पहला तो होगा कि वी नीड टू रिकॉग्नाइज द डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंस एंड क्रिटिकल नेचर ऑफ दलित एंड एनवायरमेंटल पॉलिटिक्स. सेकेंड मैं कहूँगा कि देखिए ये पर्यावरण आंदोलन बहुत ही गहरा है, बहुत ही सघन है, लेकिन जो दलितों की पर्यावरण संचेतना है और मेरी जो नई किताब आ रही है उसमें मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान धरने की कोशिश की है. दलित इकोलॉजीज उसका नाम है. द क्रिटिकल इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सपीरियंस. अब एक्सपीरियंस को क्वांटिफाई करना आसान नहीं है, लेकिन दिस एक्सपीरियंस ऑफ दलित्स रिलेट विद द टच फील स्मेल स्पेशियल एंड अदर प्लेस डायमेंशन. तो आप अपने पर्यावरण आंदोलन में डिस्ट्रीब्यूशनल एस्पेक्ट की बात करते हैं, कई तरह के और मांगों की बात करते हैं. How can the experience of Dalit, and experience I underline, can become an important foundation for organizational politics of environmental justice in India from the Dalit viewpoint? जिसके कई एस्पेक्ट होते हैं. तो दूसरा तो ये है. तीसरा देखिए अंबेडकर के राजनीतिक और व्यक्तिगत विचारों में
स्पेशल डायमेंशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन इनइक्वालिटी बहुत बार बार उभर के आया, प्लेस को लेकर के, स्पेस को लेकर के, अर्बन एरियाज को लेके, हाउसिंग पैटर्न्स को लेकर के, स्ट्रीट्स को लेकर के, उनकी अपनी जिंदगी में जो उनकी बायोग्राफी में है, उनके बारे में लिखी गई किताबों में है। तो दिस स्पेशल डायमेंशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन इनइक्वालिटी, और जिन लोगों ने रेस और इन्वायरमेंट जस्टिस पे काम किया है, उन्होंने भी इस पर काफी ध्यान दिया है कि हाउसिंग पैटर्न, स्ट्रीट, कमर्शियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल फैसिलिटी साइट्स, शहर, हॉस्टल, विश्वविद्यालय, और इसका एक महत्व मुझे लगता है अम्बेडकर के नजरिए से लाने की जरूरत है। और चौथी और आखिरी बात, वैसे तो कई और बात हो सकती है, कि फॉर अम्बेडकर, यदि महार सत्याग्रह को आप विस्तार से पढ़ें, या और भी जो लैंड स्ट्रगल अम्बेडकर के रहनुमाई में या अम्बेडकर के समय में हुआ था, तो द the leadership and agency of Dalit in environmental justice movement. The key role of the Dalit community in organizational leadership agency in various kind of environmental initiative, that is also अम्बेडकर के नजरिए से वो ध्यान में रखने की जरूरत है। ये सारी बातें बहुत ही चुनौती भरी हैं, और भी कई बातें इसमें शामिल की जा सकती हैं, ओनरशिप का सवाल, एक्सेस का सवाल, लेकिन मैं इन 4 मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रखने की गुजारिश करता हूँ। जी बिल्कुल। एक्चुअली आनंद तेलतुंबड़े ने जो एक आर्टिकल लिखा था हम लोगों के लिए, जो हमारी बुक ऑल्टरनेटिव फ्यूचर्स में, द फ्यूचर ऑफ दलित फ्यूचर्स इन इंडिया, उसमें भी काफ़ी कुछ जिक्र इसका किया था कि जैसे लैंड का मुद्दा है, फॉरेस्ट के कलेक्टिव या इंडिविजुअल ओनरशिप का मुद्दा है, the Dalit movement needs to actually deal with that and take that up. And of course, the environmental movements need to support that much more than has been happening in the past. और ये विश्वजीत शर्मा जी का भी यही शायद सवाल या ये फोकस है कि डिस्पाइट सच इंटेंस फोकस ऑफ बाबा साहेब ऑन लैंड एंड नेचुरल रिसोर्सेज, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिड नॉट डिस्कस फॉरेस्ट एंड अनकल्टिवेटेड लैंड एज इंटेंसली. Could his not so optimistic views about return to nature be an explanation for this? I mean, I think again this is very complex. Maybe it's not just that, but also generally the issue of land, even land reforms का जो पूरा मुद्दा था, वो एक बहुत limited तरह में शायद लिया गया था. Siddharth का है, nature is also made and remade through labor, more so outside of natural resource communities in the industrial manufacturing process that you just spoke about. Dr. Ambedkar's work on labor and the division of laborers and graded inequality become important approaches to understanding his views on nature. Caste is central to the interface between workers and nature and natural resources. Mukul, would you recommend any readings, thoughts on the links between his thoughts on labor, struggles, and nature, environment? So I think, Mukul, if you have anything immediately, but otherwise what we'll do is ask you for, other than your books, if you have articles, and then we can also send that around. I would request all viewers, listeners to also add your email IDs in the chat if you can, because we will send a follow-up a recording of this, but also follow-up readings, etc. So Siddharth ji, if you can just put your email ID in the chat. Rahul Karanpuria is saying caste identities are harsh realities of India, but at the same time, in the current era, which is driven by market and dominant economic system, the primary identities an individual have are consumer and worker. In that case, how the environmental movement can include caste and exploitation of labor in the context of urbanization, industrialization, and technical development. That's the kind of thing I think Mukul has been talking about. But any final thoughts on any of this, Mukul, before we end in the next few minutes? No, I think whoever has mentioned this point, I think it's a very important point. The centrality of labor and work, employment and education, mobility and migration in Ambedkar's work, in understanding the environment and industry and development. Somehow in our environmental discourse, again, very rich, and thanks to people like Ashish and others who are here, but we have not been focused sufficiently the issue of labor and work, and employment and occupation, and how laboring experience, laboring space and place, laboring bodies
an interaction between labor, industry, technology, and science, and associated with future of labor and work. Future and labor of work is not only AI, it's also the liberating your body and mind. It also to take you out from the village and rural landscape to the different kind of. So I think all these acquire huge importance, and there are a good amount of literature, dear participant. I will be happy to share with you. All these acquire a huge importance in defining our relationship between society and nature through the vantage point of caste, labor, and nature. That is the Ambedkar relevance of Ambedkar view in our contemporary environmental thought. And I'm actually extending this point even at the cost of the time, that look, labor and related issue. Labor comes with education, labor comes with mobility and migration. Caste labor is cruel. So one would like to get out from that cruel labor and its social and natural surrounding. And labor is experienced here as a process of unending reproduction of social life by Dalit and lower caste people all around. So उसको बहुत ही ज्यादा समझने की जरूरत है और उस पर ध्यान देने की जरूरत है, और उसके साथ जो और मार्केट कैपिटल तमाम जो एस्पेक्ट हैं. देखिए, कहना ये मैं चाहता हूँ अंत में, माफी चाहता हूँ आशीष, कि we have lived enough in the age of environmental innocence and environmental naivety, I would say, कि जहाँ मार्केट नहीं, कैपिटल नहीं, कम्युनिटी, विलेज, रूरल लैंडस्केप. Ambedkar, that is the importance of Ambedkar. He gives us a call to get out from the age of environmental innocence and confront the issue of environment and economy. Confront the issue of environment, economy, industry, market from the viewpoint of liberating labor, from the viewpoint of liberating laboring bodies, and also reclaiming the ownership, access, rights. अभी हम लोग बात नहीं कर पाए कि कैसे उनकी क्रिटिकल मॉडर्निटी में राइट्स का बहुत बड़ा महत्व था, ह्यूमन पर्सन का बहुत बड़ा महत्व था, क्रिटिक ऑफ वेल्थ का बहुत बड़ा महत्व था. तो मॉडर्निटी थी, लेकिन इट वाज ए क्रिटिकल मॉडर्निस्ट, जहां वेल्थ पे भी वो सवाल उठाते थे, ह्यूमन पर्सन पर ध्यान देते थे, ह्यूमैनिटी पे ध्यान देते थे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोसाइटी, नेचर एंड एनवायरनमेंट. तो बहुत सारी ये चीजें उस पर हमें ध्यान रखने की जरूरत है. मुझे ये लग रहा है कि एक और हमें कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद जो है सेशन करना चाहिए इसके फॉलोअप में, विच इज स्पेशली द लास्ट फ्यू पॉइंट्स दैट यू जस्ट मेड. आई थिंक मैं जरूरी, देखिए, दलित इकोलॉजीज लेबर. मेरी किताब आने दीजिए, तो मैं चाहूंगा कि आप ऐसा ठीक है, कोई संवाद आयोजित करें. बिल्कुल मैं तो खुद बिल्कुल आपको कहूंगा बिल्कुल. कि ऐसा कोई संवाद आयोजित करते. नहीं, बिल्कुल, विकल्प संगम की ओर से आपकी किताब को ऑनलाइन लॉन्च करने के लिए भी हम लोग तैयार होंगे, अगर आप जी. इच्छित हैं तो. That would be wonderful, because I think all of these things we do need to really understand much more in nuances, and also see what are the sort of complementarities between grassroots movements, people like Ambedkar and Gandhi and Phule and others, and but also the differences. The दोनों differences भी समझें और complementarities भी समझें. और जो एक अनफॉर्चुनेट चीज हुई है कि एक वो डिविजन्स हो गए ना, विभाजन हो गए हैं मूवमेंट्स और लोगों के बीच में, और खासकर एकेडमिक्स के भी बीच में जो हो गए हैं, उनको दूर किया जाए. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी नीड ऑफ कोर्स बोथ सोशल जस्टिस एंड एनवायरमेंटल जस्टिस, और दोनों को अलग देख भी नहीं सकते हम लोग. तो इन सब से क्या सीख के, आदिवासी मूवमेंट्स हो, दलित मूवमेंट्स हो, ये जो बड़े थिंकर्स, डूअर्स, प्रैक्टिशनर्स, एक्टर्स हैं, उनसे सीख के हम क्या आगे ले जा सकते हैं. आई थिंक स्पेशली आज के माहौल में, जिस तरह की हम लोग संकट ग्रस्त स्थिति से गुजर रहे हैं, इन दिस काइंड ऑफ क्राइसिस सिचुएशन, आई थिंक वी नीड टू डू मोर एंड मोर ऑफ दिस. सो आई एम वेरी थैंकफुल टू माय कलीग्स Anchal and everybody else for starting this webinar series. Thanks, Mukul, for agreeing to be on it. I know you were a little hesitant initially, but it's been a fantastic conversation, and I'm very happy to know that you will be back with us once your book is Dalit Ecologies is out. Good luck for the launch of the other new book that's coming out, Green and Saffron. I look forward to reading it. I did read your first version, so और शायद रिव्यू भी किया था मैंने. हाँ, रिव्यू भी किया Yes, था yes. हेडलाइन के लिए. Maybe I'll review this one also. So thanks a lot. Thank And you. thank you everybody. 25-30 लोग जो जुड़े हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद. आपके सवालों के लिए धन्यवाद.
आपके ईमेल्स हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिए हैं. वी विल सेंड यू द रिकॉर्डिंग प्लस सम रीडिंग्स दैट मुकुल विल गिव अस for your further use. Thank you. थैंक यू, जिंदाबाद, शुक्रिया, नमस्कार, थैंक यू. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. 1 मिनट रुक जाइए. ओ मुकुल निकल गए क्या? ठीक है. ये उनके 2 विंडोज कैसे हैं? एनीवे ओके चलो. नहीं, वो आई एम हिज वाइफ, सो ही सेंट मी द Oh, लिंक. अच्छा अच्छा. I've joined from I'm out of station, so हेलो हेलो हेलो. thanks Ashish. Yeah. चारू Okay. जी ना? या हाँ, मैं चारू, तो वो मुकुल का ही नाम आ रहा है वहां पे. Sorry. जी 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 Yes, जी I'm जी. leaving now. हाँ, okay. I heard about some of the troubles you're going through. I'm glad you're हाँ.